इसके अलावा व्यक्तित्व पर प्रभाव। देखिए, मैंने व्यक्तित्व के ऊपर पीछे बहुत सारी मैंने चर्चा की है, क्योंकि जो ह्यूमन पर्सनैलिटी है, एक बात याद रखने की है कि जब भी व्यक्तित्व की बात उठती है, तो व्यक्तित्व के ऊपर जब भी मनोविज्ञान में, बाल मनोविज्ञान में कहीं भी चर्चा होती है, तो सिर्फ मनुष्यों के संदर्भ में होती है। इससे संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्न भी CTET में, नेट में, UPSC में रहते हैं। कि देखिए कि जो व्यक्तित्व जो है हमारा, चाहे कि हमारा इंटरनल पर्सनैलिटी हो, चाहे कि हमारा एक्सटर्नल पर्सनैलिटी हो, उसके ऊपर वातावरण का ज़बरदस्त असर पड़ता है। हमारा वातावरण जैसा होता है, उसी के अनुरूप हमारा जो व्यक्तित्व है निर्मित होता है। मनोवैज्ञानिक तो कहते हैं यहाँ से कि बच्चों का जो पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट होता है, वो गर्भावस्था के पहले दिन से लेकर और जन्म के बाद की जब 5 साल तक की अवस्था है, उसमें 80% व्यक्तित्व का निर्माण होता है। ये देखो, ये वातावरण कितना मायने रखता है। जब गर्भस्थ शिशु 9 महीने तक 270 दिन तक अपने माँ के गर्भ में होता है, और फिर वो वातावरण जो माँ को मुहैया कराया जाता है आफ्टर बर्थ, जब फिर 5 साल तक का वातावरण है, उसमें 80% व्यक्तित्व का निर्माण होता है। तो देखो कि वातावरण यहाँ पर कितना महत्वपूर्ण है। इसके ऊपर मैं एक आपको एग्जाम्पल बताऊं कि बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए हैं इसके ऊपर। वाटसन कुछ और कहते हैं। वाटसन ने 1912 में कहा कि आप मुझे एक बच्चा दे दो, आप कहो तो आपके हिसाब से जैसा कहो, डॉक्टर तो डॉक्टर, इंजीनियर तो इंजीनियर, वो क्या कहते हैं कि चोर तो चोर, बेईमान तो बेईमान, ठग तो ठग, जो कहो वैसा बना दूंगा। वाटसन ने जब ये बातें कही थी तो लोगों ने बड़ी आलोचना की थी। हालांकि वाटसन ने उस वक्त वंशानुक्रम को एक तरीके से किनारा किया था, लेकिन फिर 1919 के बाद आकर, या 1920 के पूर्वार्ध में और 1919 के उत्तरार्ध में वाटसन ने इस बात को स्वीकार किया कि वातावरण का असर तो है, लेकिन इसमें क्या कहते हैं कि वंशानुक्रम का भी इसमें ज़बरदस्त योगदान है। अब एक वातावरण के लिए देखिए कि वातावरण का असर कितना ज़बरदस्त होता है। एक उदाहरण के द्वारा समझिए कि साउथ अफ्रीका में एक मानव के बच्चे को भेड़ियों का समूह उठाकर ले गया। जब तकरीबन 11 साल के बाद जो देखा कुछ लोगों ने कि भेड़ियों के समूह में एक इंसान सरीखा कोई व्यक्ति भेड़ियों सरीखा चलते हुए आ रहा है, चढ़ते हुए आ रहा है, तो फिर लोग चौंक पड़े। बाद में उसको जो है वहाँ फिर जाया गया बढ़िया वातावरण में। वहाँ ले जाकर फिर देखा गया कि उसको विभिन्न प्रकार से सिखाने के बाद भी, मनुष्यों के बीच रखने के बाद भी, उसके भीतर जो भेड़ियों वाली एक्टिविटी थी वही रही। मतलब साफ है कि बच्चा चाहे इंसान का रहा हो, लेकिन जब वातावरण उसको बढ़िया नहीं मिला, वातावरण भेड़ियों के समूह का मिला, जंगल का वातावरण मिला, जहाँ उसी प्रकार से चलते हैं लोग, उसी प्रकार से खाते हैं लोग, उसी प्रकार से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं लोग, तो उस बच्चे के ऊपर इसका बड़ा ही नकारात्मक असर हुआ और वो बच्चा इंसान की तरह न बोल पाया न सुन पाया। अब देखिए कि वातावरण का कितना महत्वपूर्ण असर है। यहाँ पे आगे आते हैं हम कि बालक पे या बच्चों के ऊपर बहुमुखी प्रभाव पड़ता है। देखिए, वातावरण का न सिर्फ व्यक्तित्व के ऊपर, वातावरण का न सिर्फ प्रजाति की श्रेष्ठता के ऊपर, शारीरिक अंतर के ऊपर, बल्कि विभिन्न प्रकार की जो बहुमुखी जो बातें होती हैं उसके ऊपर जो है सो इसका योगदान होता है। क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के, चाहे कि इंटरनल हो चाहे कि एक्सटर्नल हो, ये सारी बातें जो हैं वातावरण के कारण ही होती है। क्योंकि अगर वातावरण हमको सही मिलता है तो हमारा सही प्रकार से विकास होता है। वातावरण अगर हमारा बढ़िया नहीं होता है तो सही प्रकार से हमारा विकास नहीं होता है। जितने सारे डेवलपमेंट हैं उसमें वातावरण का महत्वपूर्ण रोल है। देखिए, अगर वातावरण बढ़िया नहीं है तो आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। आगे आते हैं हम, एक और उदाहरण देखिए आप, या फिर कि यहाँ पे है कि छठा है अनाथ बच्चों के ऊपर। अनाथ बच्चों के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है? आप देखिएगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके ऊपर बहुत ही नकारात्मक असर पड़ता है, जो अनाथ होते हैं। क्योंकि उनको कोई देखने वाला नहीं होता, उनको कोई समझने वाला नहीं होता, उनको कोई जानने वाला नहीं होता।
और अगर ऐसे ही बच्चों को अगर किसी अनाथालय में उनको रख दिया जाता है और वहाँ का वातावरण अगर बढ़िया बना दिया जाता है, तो क्या होता है कि उनका वो चहुमुखी विकास हो जाता है। उनकी जो बहुमुखी, जो उनके भीतर जो छुपी हुई सुसुप्त अवस्था में जो प्रतिभाएं हैं, वो जैसे लगता है कि एकाएक वो आपको जागृत हो गई है। और वही अनाथ बच्चे, एक कंपैरिजन कीजिए आपकी, जिनको वातावरण बढ़िया नहीं मिलता है, जो अनाथालय में नहीं रहते हैं, जिनको किन्हीं का आश्रय नहीं मिलता है, ऐसे लोगों को देखिएगा कि उनका विकास नहीं होता है। और इसके अलावा एक और मैं आपको एक बताऊं, एग्जाम्पल इसका दूं आपको, कि जैसे आपको जुड़वा बच्चों के बारे में बताऊं, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। जो ट्विन चाइल्ड्स होते हैं हमारे, जुड़वा बच्चों पर प्रभाव। चूंकि जो जुड़वा बच्चे जब दुनिया में आते हैं ना, तो उनके भीतर विभिन्न प्रकार की जो आनुवंशिक जो प्रतिभाएं हैं वो समान होती है, लेकिन आनुवंशिक प्रतिभा समान रहने के बावजूद अगर वातावरण उसको अगर थोड़ा भी आगे पीछे होता है, या वातावरण के द्वारा, चाहे सांस्कृतिक हमारा वातावरण हो, चाहे हमारा आर्थिक वातावरण हो, अगर उसको थोड़ा सा भी उसमें फ्लक्चुएशंस आते हैं, तो क्या होता है कि वातावरण के कारण उनके ऊपर भी प्रभाव आता है। जुड़वा बच्चों में से ही कोई एक बच्चा बहुत सफल हो जाता है, एक बच्चा बहुत असफल हो जाता है। एक बच्चा बहुत ही शांतचित्त रहता है, एक बच्चा बहुत ही बदमाश हो जाता है। तो साफ है कि ये जो हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारा इन्वायरमेंट है, इसका हमारे बच्चों के ऊपर, ऐसे बच्चे जो जुड़वे बच्चे हैं उनके ऊपर भी इसका बड़ा ही सकारात्मक या नकारात्मक असर पड़ता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम वातावरण को दुरुस्त किया जाए, वातावरण को सही किया जाए। अगर आप वातावरण को सही रखते हैं तो बच्चों का सही विकास होता है, और अगर वातावरण को आप सही नहीं रखते हैं तो बच्चों का सही प्रकार से विकास नहीं होता। बच्चों के विकास के बारे में छोड़िए, आप जो बड़े लोग हैं, हमारे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, अगर वातावरण हमको सही नहीं मिलता है तो फिर हम भी वहाँ पे अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, हम भी अपने आप को किसी काम में सही प्रकार से समायोजित नहीं कर पाते हैं। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास में वातावरण और वंशानुक्रम दोनों का बराबर बराबर का योगदान है। यह संभव है, किसी बालक के भीतर वंशानुक्रम का असर ज़्यादा होगा, किसी के भीतर आपको वातावरण का असर ज़्यादा होगा, लेकिन दोनों की भूमिका अहम है। देखो, कभी कभी आप ऐसे कह सकते हैं इसको कि अगर वंशानुक्रम बढ़िया अगर मिला और अगर वातावरण बढ़िया ना मिला तो भी विकास सही प्रकार से नहीं होता। अगर मान लीजिए वातावरण बढ़िया मिला, वंशानुक्रम बढ़िया नहीं मिला, तो भी विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। लेकिन अगर वंशानुक्रम भी बढ़िया है बच्चे का और वातावरण भी है बढ़िया बच्चे का, तो उसके चौमुखी विकास को कोई नहीं रोक सकता। हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि वंशानुक्रम जो है एक बीज है और वातावरण धरती है। वंशानुक्रम के मार्फत जो वंशानुक्रम रूपी बीज जो है, जब वातावरण रूपी पृथ्वी पे या फिर उस भूमि पे बोया जाता है, तभी जाकर के उसमें से पुष्पित होते हैं, पल्लवित होते हैं, वो पौधे आगे चलकर फिर अपने चरम के ऊपर जाते हैं। तो साफ है कि दोनों का, वंशानुक्रम और वातावरण, इन दोनों का ज़बरदस्त असर है। मैंने पीछे भी मैंने आपको बताया था कि आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो टेक्स्ट बुक हैं या बाल विकास से संबंधित जो बहुत प्रकार की किताबें हैं, उन किताबों को आप गहनता से अध्ययन करें। देखिए, बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो सेट प्रैक्टिस कराते हैं। सेट प्रैक्टिस आप स्वयं भी कर सकते हो। मैं कोशिश करूंगा आगे कि जो विभिन्न प्रकार के टॉपिक्स के अंतर्गत जो विभिन्न प्रकार के जो की बातें हैं और उससे संबंधित जो प्रश्न बनते हैं, उनका भी मैं आपके सामने ये चर्चा करूं, वो भी थोड़ा सा आपको अभ्यास कराऊं। लेकिन सबसे बेहतर तरीका ये है कि पर्टिकुलर ये टॉपिक जान जाने के बाद, इसको समझ लेने के बाद, जब आप फिर सेट प्रैक्टिस करते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को आप सही प्रकार से समाधान करते हैं, तो फिर क्या होता है कि आप उस विषय विशेष के बारे में बढ़िया से जान लेते हैं। कारण मैं बार बार कहता हूं आपको कि यह निश्चित नहीं है कि कौन सा प्रश्न आने वाला है, किस प्रकार से प्रश्न आएगा,
घुमावदार होगा, टेढ़ा होगा, मेरा होगा, कैसा होगा, ये न हम जानते हैं ना आप जानते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि किसी टॉपिक विशेष के ऊपर हमारा कंसेप्ट क्लियर होता है, उसके भीतर हम पूरी गहराई से जानते हैं, तो प्रश्नों को हल करना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। तो साफ है कि आप इसका प्रयास करें और इसके तरीके से अपना आप डिफरेंट प्रकार का जो आपका डेवलपमेंट है उसको आप करें। आगे फिर हम दूसरे चैप्टर को लेकर आपके सामने फिर से